हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ कर रहे थे। कूलम्स लॉ हमने देखा कि क्या होता है और उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म में देखा। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कूलम्स लॉ पर बेस्ड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, जो वैसे भी कोई भी कर लेगा, सिंपल है। दो चार्जेस यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज Q1 Q2, इसका वैल्यू है 10 कूलम, इसका वैल्यू है -5 कूलम, और इनके बीच में जो है वो 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम वैक्यूम मान के चलेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² आपका फॉर्मूला होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म वैल्यू होता है 9 × 10⁹, जो मैं बता चुका हूँ। Q1 का वैल्यू यहाँ पे 10 कूलम है, Q2 का वैल्यू है 5 कूलम। देखो, जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हमको वैल्यू निकालना है, तो आप सीधा यहाँ पे 5 लिखो, -5 मत लिखना, राइट। माइनस प्लस जो है वो डायरेक्शन बताने के काम में आएगा। यहाँ पे माइनस साइन का बस मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे की ओर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपेल करता। तो हमको बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है वो पता करना है, और डायरेक्शन तो हमको पता ही है फोर्स का कि अंदर की ओर होगा। तो Q1 Q2, Q1 का वैल्यू 10 है, Q2 का वैल्यू 5 है। आप माइनस साइन अवॉइड ही करना, मैग्नीट्यूड में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। उनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10, 9 × 5 हो जाएगा आपका 45। जस्ट सेकेंड ना, इंटू 10⁻10/4। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20 इंटू 10⁻10। फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Two particles A and B having charges 20 microcoulomb and -5 microcoulomb are held fixed at 5 centimeter separation। दो चार्जेस यहाँ पे दे रखा है, 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम का, उनके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। At what position third charge particle must be placed so that it doesn't experience net electric force। अब कौन से पोजीशन पे, इस पूरे लाइन पे कौन से पोजीशन पे हम तीसरा चार्ज रखे। तीसरा चार्ज कुछ भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा चार्ज हम कहां पे रखें कि उस चार्ज पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। अब टोटल फोर्स 0 होने का क्या मतलब है। देखो, अगर हम कहीं भी कोई चार्ज रखते हैं, मान लो यहाँ पे चार्ज रखते हैं इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज पर एक तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो फिर फोर्स टोटल 0 कैसे हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब एक फोर्स यहां लगे और दूसरा फोर्स यहां लगे और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो ही दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। तो हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर एक चार्ज उसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाए और दूसरा चार्ज उसको दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाए, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ऐसा पॉइंट हम लोग को ढूंढना है। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे 3 रीजन है। एक तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का रीजन है, दूसरा -5 माइक्रोकूलम के राइट साइड का रीजन है, और तीसरा 20 माइक्रोकूलम के लेफ्ट साइड का रीजन है। तो कहाँ पे चार्ज पर फोर्स 0 होगा पहले वो चेक कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं 20 माइक्रोकूलम के लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि ये देखो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम टू द लेफ्ट, फिर बीच में बिटवीन टू चार्जेस, एंड टू द राइट यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन बी। सी ऑप्शन बोला है मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस। देखो, मिड पॉइंट पे पॉसिबल तो नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर मान लो फोर्सेस दोनों लगाते भी है तो सेम फोर्स तो नहीं लगा पाएंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाता है, ऑप्शन डी। हमको ये तीनों में चेक करना है किस रीजन पे। देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी शायद जरूरत ना पड़े, हम चेक करते हैं एक बार। अगर हम पहले रीजन फिक्स कर लेते हैं कहाँ पे 0 हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ये रीजन है, तो इस रीजन में अगर सपोज करो आपको चार्ज देखना है, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ फिक्स कर दिया, तो उस क्यू चार्ज को यहाँ रख दिया। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि वो क्यू चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर ये 20 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। इसका फोर्स इसके ऊपर अंदर की ओर जाएगा। लेट्स से दिस इज फोर्स F1 ड्यू टू 20 माइक्रोकूलम चार्ज।
पर क्योंकि अब ये पॉजिटिव हमने माना है तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको नजदीक खींचने की कोशिश करेगा, एंड दैट विल बी F2। समझे? राइट। अब देखो F1 F2 अगर दोनों इक्वल होंगे तो ही मैं बोल सकता हूं कि इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। लेकिन यहाँ पे F1 F2 दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या किसी पॉइंट पे? थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस चीज को। देखो ये पॉइंट जो है वो 20 माइक्रोकूलम के नजदीक है और -5 माइक्रोकूलम से दूर है। राइट। अब हम लोग को पता है दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। इसका मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है चार्जेस का तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। डिस्टेंस कम होने पर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है। 20 माइक्रोकूलम की बात करूं मैं तो 20 माइक्रोकूलम एक तो फोर्स ज्यादा है, सॉरी चार्ज ज्यादा है 5 माइक्रोकूलम से। मैग्नीट्यूड में देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 20 है। इसका मतलब ये इस पर ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये जो है इस क्यू चार्ज से नजदीक भी है, 5 दूर है और ये नजदीक है, तो नजदीकी की वजह से और ज्यादा फोर्स चार्ज एक्सर्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब 20 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये इस पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। 5 माइक्रोकूलम एक तो दूर भी है जिसके वजह से उसका फोर्स कम हो जाएगा, और दूसरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा है 20 के कंपैरिजन में। तो भाई दोनों ही के वजह से ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, ये इस पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। तो तुम बोलोगे सर पोजीशन चेंज कर लो। भाई देखो इस साइड पे तुम किसी भी पोजीशन पे रख दो, चाहे यहां रखो, यहां रखो या यहां रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं थोड़ा और दूर कर देता हूं, तो थोड़ा और दूर करने पर होगा क्या बताओ, ये पॉइंट इससे और दूर हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स है F2 जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ये और कम हो जाएगा। और 20 माइक्रोकूलम का अगर सपोज करो इससे मैंने डिस्टेंस दूर किया है तो भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन दोनों के कंपैरिजन को देखो ना, तुम चाहे इस चार्ज Q को इस लाइन पर कहीं भी रख दो, वो हमेशा 20 माइक्रोकूलम के से नजदीक होगा और 5 माइक्रोकूलम से दूर होगा। और 20 माइक्रोकूलम से नजदीक भी है और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज भी ज्यादा है, 5 माइक्रोकूलम से वो दूर भी है और ये चार्ज भी कम है। तो हर पॉइंट पे चाहे कहीं भी रख लो तुम, ये वाला जो फोर्स है ना जो 20 माइक्रोकूलम उस पर एक्सर्ट कर रहा है, ये हमेशा आपके पास ज्यादा होगा और इसका फोर्स हमेशा कम होगा, चाहे तुम कहीं भी रख लो। तो इसका मतलब F1 और F2 दोनों का वैल्यू इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इस साइड तो कभी फोर्स 0 नहीं आएगा किसी भी पॉइंट पे, हमेशा 20 माइक्रोकूलम का फोर्स ज्यादा मिलेगा आपको और इसका वाला कम मिलेगा। तो कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहां पे दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम टू द लेफ्ट, ये ऑप्शन भी तुम काट ही दो। ये आपको जल्दी जल्दी सोचना है, इतना टाइम नहीं लेना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ टाइम लेके। अच्छा अगले इस पे चलते हैं, बीच में देखते हैं कहीं 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के बीच में। अब बीच में अगर तुम कहीं भी ये चार्ज को रखते हो तो भी गड़बड़ है। कैसे बताऊं? -5 माइक्रोकूलम हमेशा उसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स F2, और 20 माइक्रोकूलम हमेशा इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये फोर्स भी उसको यहां लगाएगा, ये वाला फोर्स भी उसको यहीं खींच रहा है। तो दोनों फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर कहीं किसी पॉइंट पे दोनों फोर्स मान लेते इक्वल भी हो जाए, पर भाई दोनों फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, और डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे। जीरो के लिए दोनों फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट होना जरूरी था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी कहीं भी फोर्स जीरो नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है कि एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में कोई भी ऐसा पोजीशन आपको नहीं मिलेगा जहां पे फोर्स इस पर जीरो हो जाए। तो ये ऑप्शन भी जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन बी है आपका। लेकिन अब वो पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, हो सकता है ये हमेशा ऐसा केस ना हो, तो आपको पोजीशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। इस केस में कोई जरूरत नहीं, आपका सीधा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, टिक कर लो, क्योंकि मैंने बाकी को डिस्कार्ड कर दिया है। बात आ रही है समझ में?
तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी आएगा, लेकिन ये वाला जो आंसर है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम, वो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि कहाँ जीरो हो रहा है। तो अब जीरो कहाँ होगा बताओ, इस साइड ही होगा। अच्छा, इस साइड जीरो कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि इस चार्ज को आपने यहाँ पे रख दिया कहीं पे, ठीक है। तो -5 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम, मान लेते हैं 20 माइक्रोकूलम जो है उसको रिपेल करके यहाँ धकेलेगा, दिस इज फोर्स F1, और -5 माइक्रोकूलम इसको अंदर खींचेगा, दिस इज फोर्स F2। अब क्या ये F1 F2 इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे इक्वल हो सकता है? देखो हो सकता है। देखो भले ही 5 कूलम के नजदीक हो ये पॉइंट, नजदीक होने की वजह से फोर्स बढ़ जाता है ना, और 20 माइक्रोकूलम से दूर हो, तो ऐसा नहीं है ना। देखो 5 माइक्रोकूलम जो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, भले ही वो नजदीक हो तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, और 20 माइक्रोकूलम उससे दूर है, इसके वजह से आपको लग सकता है कि ये कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। पर क्योंकि 20 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट, इसके वजह से 20 माइक्रोकूलम का जो फोर्स इस पर एक्सर्ट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट, इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो भी कम है, इसके वजह से फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस चार्ज का डिस्टेंस कम है, पर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसके वजह से इसका भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, राइट। और दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस हो गए तो फिर इस पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। इन दो केसेस में क्या हो रहा था, इसमें तो कोई चांस ही नहीं क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा था, और इसमें हमेशा 20 माइक्रोकूलम का फोर्स ही ज्यादा होता, क्योंकि 20 माइक्रोकूलम इससे नजदीक भी है और मैग्नीट्यूड में ज्यादा भी है, 5 माइक्रोकूलम इससे दूर भी है और मैग्नीट्यूड में कम भी है। तो कोई चांस नहीं था कि इन दोनों के वजह से फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम जो है वो कम है तो क्या हुआ, नजदीक तो है, राइट, और 20 माइक्रोकूलम इससे दूर है तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है, इसलिए दोनों किसी एक पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से इस पर जो टोटल फोर्स है वो 0 हो जाए। अब टोटल फोर्स कब 0 होगा, अभी बताया था, जब दोनों की वजह से फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाए। दैट मीन्स F1 विल बी इक्वल टू F2, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। तो F1 इक्वल टू F2 डाल दो, उसके बाद सॉल्व कर लो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है -5 माइक्रोकूलम से, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा 20 माइक्रोकूलम से इस क्यू चार्ज का, वो 5 + x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोकूलम में मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को माइक्रोकूलम में मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, बस ये चीज ध्यान रखो और इसको सॉल्व कर लो। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। नो F1 जो है वो फोर्स Q चार्ज पर लग रहा है 20 माइक्रोकूलम द्वारा, तो आप Q1 × Q2, Q1 हमारा 20 है और Q2 हमारा Q है, तो 20 × Q आ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 + x, तो 5 + x का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू F2। F2 जो है वो इसके और इसके बीच में फोर्स है, ठीक है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स Q1 Q2 क्या आएगा यहाँ पे, अगेन 1/4πε0 Q1 Q2, तो यहाँ पे Q1 -5 हो जाएगा, बस इसका मैग्नीट्यूड लेना है, और दूसरा चार्ज आपका Q है तो Q आ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई बाकी सारी चीज़ें तो हो जाएंगी कैंसिल, और यहाँ पे आपका 5 1s 5 4s, राइट, तो 4/5 + x² इज इक्वल टू 1/x², दोनों तरफ यहाँ पे इसका मतलब 4x² विल बी इक्वल टू 5 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ±5 + x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 5 + x होगा, एंड दैट इज इक्वल टू आई थिंक कितना आ जाएगा, x यहाँ पे ले आओ तो इसका आ जाएगा 3x, सॉरी x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर नेगेटिव वाला वैल्यू लेते हो तो 2x इज इक्वल टू -5 - x हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5/3 हो जाएगा।
अब x नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने x यहाँ से लिया है ना, तो नेगेटिव का मतलब हम इस साइड चले आए, लेकिन हमको इस साइड आना नहीं है, हम तो इसी साइड देख रहे थे, इसलिए ये वैल्यू डिस्कार्ड कर लिया जाएगा। और इस साइड मतलब आपका x का वैल्यू पॉजिटिव, दैट इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका इस पॉइंट से -5 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर पे आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहां पे आपका चार्ज पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस डिस्कार्ड करना है। 3 ऑप्शंस वैसे ही डिस्कार्ड हो गए थे, बस आपको ये पता करना है कि कहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। भाई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे कुछ उसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, और फिलहाल यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव है। अगेन आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे अगर मैं तीसरा चार्ज रखता हूं तो उस पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। ना इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं कोई पॉइंट यहां कंसिडर करता हूं तो इस पॉइंट पे देखो, अगर मान लो मैंने क्यू चार्ज रख दिया, अगेन मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो भाई इसको ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, F1 यहां लगेगा। ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये वाला भी रिपेल ही करेगा और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इस पॉइंट पर इसका टोटल फोर्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जबकि टोटल फोर्स 0 होने के लिए फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब इस साइड तो कहीं भी आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे इस चार्ज पर फोर्स 0 हो जाए। अगर इस साइड की बात करो तो ये कोई ऐसा पॉइंट अगर तुम लेते हो जहां पे क्यू चार्ज रखते हो, तो ये उसको रिपेल करेगा किसी फोर्स से, और ये भी उसको रिपेल ही करेगा इसी डायरेक्शन में। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब यहां पे भी दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और टोटल फोर्स इस साइड भी 0 नहीं होगा। तो आपको चार्जेस को ध्यान से देखकर फिर ये समझना है, राइट? इस बार ना इस साइड फोर्स 0 होगा ना इस साइड फोर्स 0 होगा। आइए बीच में देखते हैं। अब बीच में देखो क्या होगा, मान लो क्यू चार्ज मैं यहाँ पे कहीं रख देता हूँ, ये 1 कूलम 5 कूलम है, इसका मतलब कुछ ऐसे होगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब ये क्या करेगा, उसको उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F1 रिपेल करेगा ना, और ये इसको रिपेल करके इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज F2। और इस बार देखो F1 और F2 जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे अगर तुम चार्ज रखते हो तो वहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कब कैंसिल करेंगे? जब दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल हो जाए। तो आपको ऐसा पॉइंट इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में मिलेगा, ना तो लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में। तो आपके चार्जेस के अरेंजमेंट पे और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ होगा। तो चलो आप सॉल्व कर लो, देखो कि कहाँ वो पॉइंट आ रहा है। तो मान लेते हैं ये जो क्यू चार्ज है वो इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दे के रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 - x हो जाएगा, राइट? टोटल डिस्टेंस 10 है, उसमें से ये x आया तो ये 10 - x हो जाएगा। F1 जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो हम फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? दैट इज इक्वल टू F2 इसके और इसके बीच का फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इसको ले लेते हैं 5 Q2 Q अपॉन 10 - x, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 10 - x का स्क्वायर। तो भाई Q गया, Q गया, ये गया, ये गया, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको 4 ले लो, 1 कूलम और 4 कूलम, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी तो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो 4x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10 - x हो जाएगा। तो अगर मैं 2x इज इक्वल टू इसका पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ तो 10 - x होगा, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ माइनस वाला तो फिर -10 - x हो जाएगा, ओके। तो x को यहाँ ले आओ तो 3x इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -10 प्लस x। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 10/3 मिल गया, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू 10/3 मीटर, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू जो है ये -10 मीटर आ गया। अब x का वैल्यू -10 मीटर का मतलब क्या है? x आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? इस पॉइंट से मेजर कर रहे हो, राइट? तो इस पॉइंट से x इज इक्वल टू -10 का मतलब होता है कि आप पीछे चले जाओगे, लेकिन हमको पता है कि इस साइड कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे टोटल फोर्स 0 हो जाए, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया जाएगा।
और आपका 10/3 मीटर ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ और आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो 3 चार्जेस है, एक तो ओरिजिन पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और दूसरा d/2 डिस्टेंस से ओरिजिन पे रखा हुआ है, और तीसरा चार्ज d डिस्टेंस से यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा। ये ओरिजिन पे है, ये d/2 डिस्टेंस पे है, और ये ओरिजिन से d डिस्टेंस पे है, राइट, जैसे मैंने बनाया। ओके, इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। अब ये बोल रहा है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो टोटल नेट फोर्स 0 यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है, टोटल फोर्स इस पर लग रहा है 0। तो बताइए कि Q का वैल्यू क्या है, मतलब ये जो स्मॉल Q दिया हुआ है, इस स्मॉल Q का वैल्यू क्या है। अच्छा, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ -Q/4, -Q/4, और दूसरा ऑप्शन है आपका Q/2, Q/4, -Q/2, Q/4 और -Q/2। अब इसमें देखो, हमको जो कि यहाँ पे Q दे के रखा हुआ है, दो चीजें यहाँ पे ढूंढनी है हमको। एक तो Q का मैग्नीट्यूड ढूंढना है, दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ये भी हमको नहीं पता। वैसे तो आप ये पता कर लोगे, पर इसका दो तरीका है, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो आपको इसका साइन भी पता करना है और मैग्नीट्यूड भी पता करना है, लेकिन मैं दूसरे तरीकों का आपको बोलता हूं प्रिफर मत करो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप जानने की कोशिश ही मत करो कि साइन क्या है। आप तरीका बस याद रखो कि इसमें आपको F1 प्लस F2 ये सीधा 0 करना है। देखो, ये जो Q चार्ज दिख रहा है, इस पर दो फोर्सेस लगेंगे। अब इस चार्ज प्लस Q पर देखो, एक फोर्स तो ये लगा रहा है प्लस Q, और ये रिपल्शन वाला फोर्स ही लगाएगा, ये रिपल्शन वाला फोर्स यहाँ पे लगाएगा। इसको हम FQ मान लेते हैं, कैपिटल Q, ठीक है, ये लगा रहा है, और एक फोर्स ये वाला लगाएगा। अब देखो, इस पर टोटल फोर्स 0 तभी हो सकता है जब ये वाला चार्ज इस पर अंदर की ओर फोर्स लगाए, समझे, तो ही तो इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगा ना। और ये अंदर के फोर्स हम मान के चलते हैं FQ लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्स इक्विवेलेंट ऑपोजिट हो गए। अब क्योंकि आपको Q का चार्ज यहां से समझ में आ गया होगा कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, समझे, तो या तो आपका ऑप्शन ए या तो आपका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव, बाकी ये दोनों वैसे भी डिस्कार्ड हो गए, वही हम लोग को ढूंढना है। पर इस बार आप क्या करोगे, F1 इज इक्वल टू F2 से सॉल्व मत करो, क्योंकि आपको चार्ज का साइन नहीं पता है, वहां गड़बड़ हो सकता है। आप ऐसे क्वेश्चन में जहां पे चार्ज का साइन नहीं पता होता है, आप सीधा क्या करोगे, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 रख दो, मतलब टोटल फोर्स इस पर टोटल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। वहां से आपको चार्ज जो है वो साइन समेत, साइन के साथ आपको मिल जाएगा। तो हम F1 प्लस F2 0 रख देते हैं। इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, FQ प्लस FQ, ये टोटल फोर्स क्या हो रहा है, 0, ऐड ही करोगे और 0 कर दोगे। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको फिर यहाँ पे Q का वैल्यू मिल जाएगा। FQ है यहाँ पे, FQ जो फोर्स है वो इस पॉजिटिव Q और इस पॉजिटिव Q के बीच का फोर्स है। फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब Q इंटू Q स्क्वायर, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हो D है, तो D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस FQ इसके और इसके बीच का फोर्स है, ठीक है। तो ये Q है 1/4πε0, ये Q है, और ये जैसा Q दिख रहा है आपको वैसा Q ही लिख दो, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d/2 है, तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल मिला के 0 हो रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ कॉमन ले लो, यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये चला गया कॉमन में, ये चला गया कॉमन में, ऊपर Q बचेगा। now देखो, ये d/2 का स्क्वायर था, मतलब d²/4 था, d स्क्वायर तो बाहर चला गया, 1/4 ऐसे ही रह गया, इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ जाके डिवीजन में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा पार्ट जो आपका बचा है 1 प्लस, अब ये 4 ऊपर भेज दो, 4Q, वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, मुझे लगता है यहाँ पे Q बचेगा, क्योंकि एक ही Q बाहर लाया है ना,
सॉरी यहाँ पे q बचेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। तो ये q प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4q इज इक्वल टू 0, सो q इज इक्वल टू माइनस 4q एंड q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4। आपको साइन के साथ ही आंसर आ गया अगर आप ये फॉर्मूले से जाओगे तो माइनस q बाई 4 आपका ऑप्शन ए है एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा are placed along y-axis at y is equal to 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ऐसे करके चार्जेस रखे गए इनफाइनाइट। टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन इज x into 10⁻³ न्यूटन। वैल्यू ऑफ x टू नियरेस्ट इंटीजर इज। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। एक काम करते हैं, हमारा जो y एक्सिस है वो वर्टिकल होता है, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो। ठीक है, एक्सिस आप कहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लेते हैं ये आपका y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे आपका 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ओके। और उसके बाद के जो चार्जेस हैं वो देखो कहाँ रखे हुए हैं, एट y इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक चलते जाएगा, 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 1 पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना, देखो ये जो भी चार्जेस रखे हुए हैं 1 माइक्रोकूलम के रखे हुए हैं। तो एक चार्ज यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा 2 पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, तीसरा y इज इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, चौथा 8 पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का। इस तरीके से चार्जेस को प्लेस कर रखा है। 8 के बाद फिर 16 आएगा, 16 के बाद फिर 32 आएगा। मतलब वो डबल करते जा रहा है डिस्टेंस, देख रहे हो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे चार्जेस रख दिए हैं। ठीक है, और अब वो पूछ रहा है कि ये जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है इस पर टोटल फोर्स कितना होगा। टोटल फोर्स उन्होंने x इंटू 10⁻³ बोला है, तो आपको x का वैल्यू ढूंढना है। तो हम टोटल फोर्स ढूंढ लेते हैं और टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू दिस, तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो यहां पर फोर्सेस कैसे होंगे, जैसे ही सारे चार्जेस जो है वो आइडेंटिकल है 1 कूलम को चार्ज को, और सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये 1 कूलम का चार्ज इस पर यहां फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी F1। ये वाला चार्ज जो है दूसरा 1 कूलम का चार्ज जो यहां रखा हुआ है वो भी इस पर ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी F2। वैसे आपका F3 F4 ऐसे आते जाएगा, और आपको टोटल फोर्स F को क्या करना है बताओ, F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सारे फोर्सेस को ऐड करते जाना है। ये इन चार्जेस की वजह से फोर्सेस आप ऐड करते चले जाओ, क्योंकि सारे फोर्सेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, ओके। तो आप सारे फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यही होता है ना। तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। अब क्योंकि 1/4πε0 सब में कॉमन आएगा, तो मैं इसको पहले से कॉमन लिख देता हूँ, F1 F2 F3 F4 सब में। अब अंदर क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन r²। तो अब पहले फोर्स का देखते हैं। पहला फोर्स 1 माइक्रोकूलम लगा रहा है इसके ऊपर। अच्छा, 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁶ कूलम, सॉरी -6, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम ऐसे रखे हुए हैं, समझ लो, ओके। तो यहाँ पे अब Q1 Q2 का वैल्यू क्या आएगा, ये Q1 1 माइक्रोकूलम है और Q2 क्या है, 1 कूलम है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, क्योंकि ये यहाँ पे 1 पे रखा हुआ है ना, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, समझ में आया। अब 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू मैं डाल देता हूँ 10⁻⁻6, 10⁻⁶। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, तो ये भी 10⁻⁻6, ये भी 10⁻⁻6 कूलम होगा। अब प्लस दूसरा फोर्स देखते हैं, दूसरा फोर्स इसके और इसके बीच में लगेगा, सारे फोर्सेस इस पर ही लग रहे हैं, इसने तो अपना लगा दिया, अब ये वाला लगा रहा है, तो ये वाला क्या फोर्स लगाएगा बताओ। अगेन Q1 Q2 का वैल्यू सेम है, Q1 इज 10⁻⁻6 कूलम, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, और ये 1 ही रहेगा। और नीचे इनके बीच का डिस्टेंस देखो क्या होगा, अब ये डिस्टेंस हो चुका है 2, तो नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अब तीसरे चार्ज की हम बात करें, तो इसमें ऊपर में तो फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सेम 10⁻⁻6 और 1 कूलम के बीच का चार्ज है, फोर्स है, पर इनके बीच का डिस्टेंस अब क्या हो चुका है, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से अब अगला चार्ज अगर देखोगे तो 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये चलता जाएगा।
समझे। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। 10⁻⁻6 भी कॉमन लेके बाहर ले आओ। अब अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। एक काम करो ना, 1/1 प्लस इसको लिख दो 4, इसको लिख दो 16, इसको लिख दो 1/64 एंड सो ऑन। अब हम लोग को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आप देखोगे कि इनफाइनाइट सीरीज है, और ये इनफाइनाइट सीरीज है जीपी में। आपने जीपी पढ़ रखा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना होगा, मैथ्स में एक टॉपिक है, तो उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, उसके बाद इस पर आना। आपने अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो इसमें नंबर्स आपके कैसे हैं, पहला 1 है, फिर दूसरा 1/4 है, और तीसरा टर्म 1/16 है, फिर 1/64 है एंड सो ऑन। ये हो गए आपके टर्म्स, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। पहले टर्म को हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, और पहला टर्म हमारा 1 है, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आऊँगा। पहला टर्म हमारा a है। उसके बाद होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉमन रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी टर्म लो, उसका पिछले वाले के साथ रेशियो, कोई भी टर्म का पिछले टर्म के साथ जो रेशियो होता है उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। अब वो सबका सेम आता है, जैसे कि आप 1/4 है, उसका पहले वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप 1/4 और 1 का रेशियो ले लो, क्या आएगा बताओ, 1/4। ये आप किसी भी टर्म के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर अगले टर्म का रेशियो पिछले टर्म, अगर हर अगले टर्म का जो पिछले टर्म के साथ रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे आप 1/64 ले लो, 1/64 और 1/16 का रेशियो लोगे तो भी 1/4 आ जाएगा। अगर आप 1/16 और 1/4 का रेशियो लोगे तो भी 1/4 आ जाएगा। तो ये क्लियरली आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर है तो ये रेशियो कॉमन आता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये कैसे पता करोगे, ये ऐसे ही पता करोगे। आप देख लो कि जो टर्म है उसके पहले का टर्म के साथ अगर रेशियो लिया जा रहा है, अगर वो कॉमन है, वो सेम है सबके लिए, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहां हमने देख लिया, कोई भी टर्म मैं ले रहा हूं, उसके पिछले वाले टर्म के साथ अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो हमेशा 1/4 आ रहा है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं 1, सॉरी a, और जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसको हम r लिखते हैं। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, जितने भी टर्म्स होंगे इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसका एडिशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू a/1 - r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो उसका सम, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे तो सारे टर्म्स का जो सम होता है वो a/1 - r होता है। a पहला टर्म, r उसका कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सम जो है वो क्या आ रहा है, बताओ इन सबको ऐड करने पर क्या आएगा। पहला टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1/4 - 1 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इन सब का टोटल एडिशन 4/3 आ रहा है, मतलब इन सब का टोटल एडिशन क्या आएगा, 4/3। सो दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। 3 1 जा 3 3 जा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, और 9 - 6 10⁻³ न्यूटन। तो इतना फोर्स लग रहा है आपका इस 1 कूलम चार्ज पर, इन सब की वजह से। और आपको क्या दिया हुआ है कि ये फोर्स किसके इक्वल है, x इंटू 10⁻3। इसका मतलब x की जगह पे कौन आ रहा है भाई, 12 आ रहा है, तो आपका x का वैल्यू आ गया 12। यही आपका आंसर है, ठीक है।